अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हमारे प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। सामीन, आप इस प्रोग्राम को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान को सुनते हैं, समाअत फरमाते हैं मंडे टू फ्राइडे 2 से 3 बजे तक। कह लें कि जिसको जो इसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि हमारे साथ मेहमान होते हैं। इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, डेकोरम है, वो यही है कि मेहमानों के साथ हम इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। और कभी हमारे साथ प्रोफेसर्स होते हैं, करियर काउंसलर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये सभी तकरीबन सभी फील्ड ऑफ लाइफ से हम एक्सपर्ट्स को कह लें कि रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आएँ और अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ भी और हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करें। सामिन, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल हैं और कह लें कि तजुर्बेकार हैं। ख़ास तौर पे मैं आज के प्रोग्राम में जब इनके साथ बैठा हूँ तो कह लें कि पहली मुलाकात है इनसे, लेकिन मैं ये चीज़ समझ गया हूँ, जान गया हूँ कि आज मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल हई साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं ERP फेस्को के लिए और फेस्को कंप्यूटर सेंटर में। और ERP SAP सिस्टम जो है इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। अगर मैं इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो लेटेस्ट ये PhD स्कॉलर हैं, ताजिकिस्तान से अपनी PhD जो है मुकम्मल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। 20 साल से IT की फील्ड में ये कह लें कि टीचिंग कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के लिए भी जो है ये गाइडलाइनर हैं और प्रिपरेशंस में 15 साल से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मैं सर आपको वेलकम कहता हूँ हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है और आज जो हमारे टॉपिक्स हैं, मुद्दे हैं, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के मुतालिक शॉर्टली क्या कहना चाहते हैं? जैन साहब, रियली आई एम थैंकफुल टू FM 96.6 कि आप लोगों ने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। और इस फोरम पे आज मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो प्रीवियस जितना भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे मैं लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाऊँ। और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को जो आजकल परेशान हैं आगे फ्यूचर के लिए कि उन्होंने क्या लाइन अडॉप्ट करनी है, उस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे कॉल किया, मुझे इस काबिल समझा। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस पे बात करते हैं आगे। सर, ये हमारा ऑनर है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज फैज़याब होंगे। अच्छा सर, सबसे पहले एक सवाल जो हमारे पेरेंट्स के मुतालिक आपने बात की कि बहुत परेशान है, तो वहीं से मैं एक सवाल करूंगा आपसे जो कि कह लें कि सभी पेरेंट्स भी करते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं कि करियर सिलेक्शन ये क्या चीज़ है? सिलेक्ट कैसे किया जाता है करियर को, या क्या करियर सिलेक्ट किया जाता है या खुदा पाक की तरफ से आपका करियर लिख दिया गया होता है? एक्चुअली जैन साहब, जो आज हमारा टॉपिक है ना, उससे पहले मैं कुछ एक दो बातें करना चाहता हूँ पेरेंट्स से। जी प्लीज़। जो बहुत ज़रूरी हैं। हम एक्चुअली स्टार्ट करते हैं बच्चे की FSC BSc से ना, कि बच्चे ने क्या करना है मैट्रिक के बाद। हम थोड़ा पीछे नहीं देख रहे कि रूट कॉज क्या हैं। तो मैं आज इस फोरम पे एक बड़ी डिफरेंट बात करूँगा, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। तो वो ज़रा थोड़ा तवज्जो कीजिएगा। जी प्लीज़। कि देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो इस्लाम दीन है उसमें हमारे जो आखिरी नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया, फ़र्ज़ कर दिया कि हर जो मर्द औरत जो है उसने तालीम लेनी है, इल्म लेना है। वो दीनी भी है, दुनियावी भी है, दोनों को साथ लेके चलना है हमने डेफिनेटली। सही। अब मसला ये है कि पेरेंट्स परेशान किस चीज़ से हैं कि बच्चा उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं आजकल। ये जो IT का तूफ़ान है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक प्रोग्राम ऐसे ऐसे आ रहे हैं, और हमने बच्चे के हाथ में एक ऐसा नासूर पकड़ा दिया है कि उसको पता ही नहीं है कि ये स्लो पॉइजनिंग कर रहा है मेरे साथ। हमने बच्चे से मोबाइल और जो बाइक जो उनसे है वो भी छीननी है, और वो क्यों छीननी है वो मैं बताता हूँ।
एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं ना, उनको मैं जो आज एक ख़ास टिप देने जा रहा हूँ, और वो टिप्स भी सेकंड्स का है सर जी प्लीज़। टिप्स किस लिए है कि हमने, देखें मेरे पास पिछले 20 साल से काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स आ रहे हैं कि बच्चा आईसीएस करे, प्री इंजीनियरिंग करे, प्री मेडिकल करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मतलब आते वो पहले ये कहते हैं कि बच्चे ने बनना क्या है, लेकिन किसी पेरेंट्स ने आज तक ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा इंसान कैसे बने। ठीक है ना, पहले हमने ये देखना है कि वो इंसान बने। देखें हमें ऐसे डॉक्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो ये कहे कि पहले 3 लाख काउंटर पे रखें फिर मैं पेशेंट का मुंह देखूंगा। हमें ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें ऐसे इंजीनियर भी नहीं चाहिए कि जो बिल्डिंग खड़ी करें, ब्रिजेस खड़े करें मुल्क में, और जब उनका इनाग्रेशन हो रहा हो साथ ही वो गिर जाएं। हमें ऐसे लॉयर भी नहीं चाहिए कि जो केस को प्रोलॉन्ग करें सिर्फ अपनी फीस के लिए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि ऐसे डॉक्टर हम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे इंजीनियर, लॉयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके पीछे एक छोटी सी वजह है। अगर पेरेंट्स सिर्फ एक बात मेरी सिर्फ मान लेना तो हम पूरी नेशन को चेंज कर सकते हैं जैन साहब। और वो बात भी सेकंड्स की है। वो क्या है कि बच्चा जब छोटी क्लासेस में है, 1 2 3 में है, तो हम बच्चे से हमेशा एक ही सवाल करते हैं जब वो स्कूल से वापस घर आता है कि बेटा आज आपने ग्रेड कौन सा लिया, बेटा आपने चीक्स के ऊपर अपने टीचर से स्टार कितने लिए। हम ये कभी नहीं पूछते कि बच्चे आज तुम स्कूल गए हो, आपको मैंने लंच दिया था, आपको मैंने कॉपीज़ दी थी, क्या आपने किसी बच्चे से अपना लंच शेयर किया, क्या किसी की हेल्प की, किसी ने कॉपी मांगी उसको आपने दी। अगर हम बच्चे से रोज़ सिर्फ चंद सेकंड के लिए ये क्वेश्चन कर लेना कि बेटा, हाँ कि बेटा आज आपने को हेल्प की, यानी कि हम उससे ये 10th क्लास तक रोज़ पूछें कि हेल्प के बारे में, ताकि उसके जीन्स में, डीएनए में ये राइट हो जाए कि मेरे पेरेंट्स के नज़दीक किसी की हेल्प करना ज़्यादा अच्छी बात है रादर दैन कि वो ए ग्रेड। एक्चुअली हमने बच्चों को रेस में लगाया हुआ है फर्स्ट सेकंड में ना, तो रेस मेरे नज़दीक इंसानों की नहीं होती, जानवरों की होती है रेस। ऐसे ही है, ठीक है ना। अब हमने बच्चे को जब रेस में लगा दिया ना, तो उस बच्चे ने अपनी पोजीशन लेके दिखा दी। वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसने कोठियाँ बंगले डाल दिए सारे, लेकिन उसमें इंसानियत जौन सी है ना वो हमने डाल ली, नॉर्म्स और वैल्यूज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, असल में उसकी तरफ हमने लेके चलना है। ठीक है ना। अब देखे ना नेपोलियन ने क्या कहा है और नेपोलियन ने कब कहा है। देखो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी देखिए 15 अगस्त 1769 है, क्योंकि 18वीं सदी में नेपोलियन बोनापार्ट कह रहे हैं कि मुझे अच्छी माएँ दे दो, ठीक है ना, गिव मी अ गुड मदर, आई प्रॉमिस आई विल गिव यू अ गुड नेशन, कि अच्छी माएँ दे दो, अच्छी नेशन दूंगा। ठीक है ना। उसकी रीज़न क्या है, डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहते हैं कि 75%, और ये जनरल एनालिसिस है, ये नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक, 75% जो नेचर है वो बच्चे की जो इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं वो सेट होती है माँ की गोद में, और जो हमारी तवज्जो है वो माँ की तरफ है ही नहीं है। और जो 25% उसकी नेचर है, ठीक है ना, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, वो सेट होते हैं फ्रॉम स्कूल्स, ठीक है ना, फ्रॉम स्ट्रीट, फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम रिलेटिव, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़। अब हमारी कोशिश जो है वो 25 के ऊपर ज़्यादा है और 75 को हमने फॉरगेट कर दिया। तो अगर हम माओं को टीच करें, उनकी एजुकेशन में तवज्जो दें, और हमारा क्या होता है कि बेटे ने बढ़ के क्या करना है, इसकी शादी करनी है ना, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा लॉस है हमारी कौम का, पूरी दुनिया का। ठीक है ना। अमेरिकन इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर कि अगर माओं की, मदर्स की वैल्यूज़ को बढ़ा दें तो आपकी जो बच्चे हैं, आपकी जो कौम है वो सेट हो जाएगी, आपकी पूरी जनरेशन जो उनसी है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। तो इसकी तरफ हमने देखना है कि अपने माओं को कैसे करना है। और उसमें वो एक जन से वो चीज़ ऐड कर दूं कि मैं ख़ास तौर पे जो फादर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब क्योंकि मैंने माँ की बात की है कि बच्चे की नेचर, उसकी वैल्यू, उसकी कैपेबिलिटी, उसका नॉलेज, ठीक है, उसकी स्किल सेट होनी है माँ के से, तो काइंडली माँ को जो सा रिस्पेक्ट दें घरों में। ठीक है ना। माँ पिसरी है बच्चों की तरफ से भी, सास की तरफ से भी, बहन भाई की तरफ से भी, ठीक है ना, और हस्बैंड की तरफ से भी। अगर हम माँ को वैल्यू देंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे बच्चों के सामने, कल को वो बच्चे भी सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी। ये बड़ा ज़रूरी है जी। आगे सही।
तो सर ये तो आपने बात सही की, तो मेरा सवाल की तरफ मैं आता हूँ। करियर सिलेक्शन जो है, एक सवाल आता है कि करियर सिलेक्ट कैसे करना है, करियर सिलेक्शन चीज़ क्या है, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। देखिए आजकल हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, पोर्टल बनी हुई हैं, इवन के SMS आ रहे हैं, इन टाइम मैसेज आ रहे हैं कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। पेरेंट्स उनसे स्टूडेंट तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जब किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन गुजर जाते हैं वो फिर देखते हैं कि ठीक है ना, लो जी वो तो एडमिशन जा चुके हैं। इन टाइम अप्लाई करें, वेब पोर्टल के ऊपर जाके, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दौर में होता था कि प्रॉस्पेक्टस ले रहे हैं जाके लाइनों में, ठीक है ना, गर्मी में, ठीक है ना। आजकल तो प्रॉस्पेक्टस शॉर्ट फॉर्म में लगे हुए हैं, किस में क्या अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना, उसको एक टाइम। और दूसरा इसमें बच्चे गलती ये करते हैं कि बच्चे सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। आप कम से कम 6-7 यूनिवर्सिटी में स्टैंड में अप्लाई करो, ठीक है ना। मेरे बेटे भी हैं, हालांकि वो टॉपर है बेटा, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि आप एग्रीकल्चर में भी अप्लाई करो। वो नर्स में भी टेस्ट दे के आया है। रीज़न क्या है कि कोई भी डिज़ास्टर हो जाए, ठीक है ना, नागहानी हो जाए, तो आपके पास स्टैंड बाई यूनिवर्सिटीज़ हों जहाँ पर वो एडमिशन ले ले, ना कि वो हम उसका पूरा साल ज़ाया करवा दें। सही, ठीक है ना। तो इसमें जो मेजर फील्ड है बच्चों के पास मैट्रिक के बाद, अब आमतौर पर मैट्रिक में बच्चा जो उनसे है वो बायो मैथ दोनों पढ़ के आता है। अब मैं यहाँ पर दोबारा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा काइंडली मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो उनका प्रोफेशनल है, वो लॉयर हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो काइंडली वो फोर्सली अपने बच्चों के ऊपर वो ना थोपें उस फील्ड को। बच्चों को देखें कि वो क्या चाह रहे हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मेरे बच्चे जो उनसे वो डॉक्टर बन रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा जो उनसे अलामा मेडिकल कॉलेज में उसका फर्स्ट ईयर है, ठीक है ना, हमने कभी फोर्स नहीं किया। जो दूसरा बेटा है वो भी मेडिकल की तरफ है, बेटी है वो भी मेडिकल की तरफ है, ठीक है ना। तो जब हम उस पर फोर्स करेंगे, जो उसका फ्लेवर है, टेस्ट है स्टडी की तरफ, उससे हटेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट डिफरेंट होंगे। फिर हम उनसे ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं ले सकते बच्चे से, ठीक है ना। और दूसरा जो फील्ड की बात है कि अगर मैं ICS की बात करूं, क्योंकि मेरा अपना डिसिप्लिन भी कंप्यूटर साइंस है, कि बच्चा ICS करके वो फील करता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ ना। अब उसकी रीज़न क्या है कि देखिए IT फील्ड में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसका कॉलेज ठीक नहीं था, उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो वो काइंडली अपना फील्ड ना छोड़े। हो सकता है जब वो BScs करेगा कंप्यूटर साइंस में तो वहाँ अच्छे टीचर मिल जाए उसको, वहाँ इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और फिर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि बच्चे जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद जब BS प्रोग्राम में आए अपने रेलेवेंट फील्ड में, जो प्री इंजीनियरिंग के बाद वो इंजीनियरिंग करें। अब तो प्राइवेट इदारे हैं इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, पहले तो सिर्फ UET था, टेक्सला था, मेरिट नहीं बनता था, ठीक है ना। अब तो टफ यूनिवर्सिटी है, GC यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, अपना NFC है, खुलने वाला कैंपस है अपना UET का। तो इट मीन कि बच्चा अब प्राइवेट भी जोन से है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर सकता है मेडिकल के शोबे में, इंजीनियरिंग के शोबे में। अब वो सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, ठीक है ना, अब हंड्रेड्स अपना यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर वो कर सकता है वो। और सिर्फ मेडिकल ही नहीं है कि एक बच्चा प्री मेडिकल करके आया है तो वो उसके लिए और बेशुमार डिसिप्लिन ऐसे हैं कि जहाँ पर वो जा सकता है। जैसे मेडिकल का बच्चा, ठीक है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपना DVM हो रहा है, D फार्मेसी है, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी एक नया फील्ड आया है, ठीक, उस तरफ जा सकता है वो। और इसी तरह जो ICS का बच्चा है वो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है ना, ये 4 लाइनें हैं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चा अपना जो ट्रैक है ना उससे डिट्रैक ना हो, वो एक्सपेरिमेंट ना करे वो। जी, यहीं पे मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि एक चीज़ होती है पैशन। ये पैशन को थोड़ा डिफाइन करें कि स्टूडेंट के अंदर, बच्चे के अंदर जब वो एक थोड़ा नासमझ होता है तो तभी वो पैशन डेवलप कर सकता है, या पैशन उसके अंदर वाकई होता है, या सिर्फ एक ये मिथ है कि पैशन मेरा ये था, प्रोफेशन मेरा ये हो गया, इस वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, ये सिर्फ एक बहाना है बच्चों का, या वाकई पैशन और प्रोफेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नुकसान पहुंचाता है? देखिए पता क्या बात है, हम एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं ना वो बच्चों को जब घर में कैटेगराइज करते हैं ना कि ये बच्चा मेरा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा डल है, ये इंटरमीडिएट है, वहाँ से जो है वो अपना गलती शुरू होती है। किसी बच्चे को डल ना कहें, किसी बच्चे को सुस्त ना कहें, सब बच्चे में एक जैसे देखो ना। अल्लाह ताला ने जब बच्चे को पैदा किया है तो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला कभी भी डिफरेंसेस पैदा नहीं कर सकते हैं। वो सेम स्किल, सेम पैशन, सेम कैपेबिलिटी। अब आपने बच्चे को एनवायरनमेंट क्या देना है? अगर तो एक बच्चे को आप अच्छे कॉलेज में, अच्छे ट्यूटर, अच्छी अकेडमीज, और एक बच्चे को सिर्फ ये जान के कि ये बच्चा डल है ना, ठीक है, इसको आप गवर्नमेंट अपना दायरे में डाल दो, ये गलत बात है।
सब बच्चों को एक साथ लेके चलें, ठीक है ना, उनका उन टेस्ट देखें कि बच्चा खुद क्या चाह रहा है, ठीक है ना, तो उसमें वो पैशन, वो स्किल, वो जो शोला वो जलेगा। उसके अंदर हर बच्चे में कैटलिस्ट होता है, हर बच्चे में। अब देखो ना, मैं ताजिकिस्तान था तो वहाँ यकीन करें बच्चों को प्ले ग्रुप से ही जज कर लिया जाता है। उनके पास ऐसे पैरामीटर हैं कि इसने फुटबॉलर बनना है, इसने क्रिकेट की तरफ जाना है, इसने डॉक्टर बनना है। वो स्टार्ट में ही उन्होंने ऐसे बेंचमार्क रखे हुए हैं अपना क्राइटेरिया कि उसको उस ट्रैक पे ले जाते हैं। वो हम बच्चों को सिर्फ ये कहेगा कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना, किसी को हाफिज़ कुरान बना दो, किसी को ये कर दो। एक्सपेरिमेंट ना करें काइंडली बच्चे पे। हर बच्चे में स्किल होती है, सिर्फ उसको आपने यूटिलाइज कैसे करना है, उसको मोटिवेट कैसे करना है, थपकी कैसे देनी है, उसको इनकरेज कैसे करना है, ये मैटर करता है। हम उस तरफ देखते नहीं हैं और एक बच्चे पे हम पूरा जब पैसा भी लगा रहे हैं, ठीक है ना, तवज्जो भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, एक को इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोरेंस बच्चे को मार देती है, बच्चे के अंदर ख़त्म कर देती है इग्नोरेंस। वो टीचर कर दे इग्नोरेंस, वो पेरेंट्स कर दें, बहन भाई कर दें, जो भी कर दें। सही। तो हर बच्चा, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ जैन साहब प्लीज़। फेस्को से, कि हमारे पास एक कलर थे, ठीक है ना, और जो कलर होता है वो चौथे पाँचवें स्केल में। उसको प्रोग्रामिंग का ऐसा शौक पड़ा, ये मैं बात करूँ आज से कोई 15-20 साल पहले की, क्योंकि मुझे 27 साल हो गए फेस्को में जॉब करते हुए। मैं हैरान रह गया कि वो बच्चा सिर्फ FA पास था, सिर्फ FA, कोई साइंस सब्जेक्ट नहीं था। और उस वक्त फॉक्स प्रो लैंग्वेज होती थी उस दौर में। उसको ऐसा टेस्ट डेवलप हुआ प्रोग्रामर देखते हुए, उसने छोटे छोटे प्रोग्राम बना के उस दौर में बेचना शुरू कर दिए फैसलाबाद की मार्केट में। कोई ICS नहीं है, कोई BCS का कंसेप्ट ही नहीं होता था उस वक्त तो, ठीक है ना। इस वक्त वो लाहौर में अमेरिकन US जोन से सॉफ्टवेयर हाउस में है, और वहाँ पर उसकी सैलरी जोन सी है वो 7 से 8 लाख रुपए है, एक FA। तो इट मीन कि अगर आप में वाकई मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, आप किसी भी चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं। वो ये जो हमने शुरू में बात की थी कि जो हैंड्स ऑन एजुकेशन है ना, उसकी तरफ हमने लेके आना है बच्चे को। सिर्फ बच्चा सिर्फ कागज़ इकट्ठे ना करे, डिग्री ना ले, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी जैन साहब कि अगर एक बच्चा MBBS कर रहा है ना 5 ईयर का, तो सुबह वो क्लासेस ले, शाम को वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर ना बेशक उसके लिए पुड़ियाँ बांध दे मरीजों के लिए, ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं कि एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ बुकिश नॉलेज ली है, और एक बच्चा जो 5 साल क्लिनिक पे बैठ के उसने पेशेंट चेक किए अपने डॉक्टर के अंडर रहते हुए, हेल ऑफ डिफरेंस है वाकई। मेरे नज़दीक वो सर्जन बन जाएगा वो, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब वो हाउस जॉब करेगा उसके बाद वो देख ले के रिजल्ट डिफरेंट होंगे वो। चलें। अच्छा सर, मुझे सवाल का जवाब जो है वो काफ़ी हद तक मिल गया कि पैशन और प्रोफेशन जो है उसको किस तरह से मीटअप करना है। कि तो आपने कहा कि हमें स्टार्ट से ही बिल्कुल अच्छे तरीके से लेके चलना है। अच्छा सर, आजकल थोड़ा सा ना एक सिचुएशन ये भी है कि इंजीनियरिंग के फील्ड में आ जाएं या किसी और फील्ड में अगर चले जाएं, तो बच्चों से पूछो कि अगर तुमने ये फील्ड अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट से चूज़ किया, तो बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं कि हाँ जी मैंने अपने इंटरेस्ट से चूज़ किया, अब अपना इंटरेस्ट है मेरा ये। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यही मिलते हैं कि हमारे दोस्त कर रहे थे तो सभी इकट्ठे होकर इधर आ गए, या मेरे वालिद साहब कहते थे, जैसे आपने कहा कि वालिद कहता है कि अगर मैं इंजीनियर हूँ तो आप भी इंजीनियर बनोगे, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो आप भी डॉक्टर हो। तो ये एक मोनोपोली चलती है फैमिली जी में। बिल्कुल। तो जब एक पैशन और प्रोफेशन कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आप एक अलग फील्ड में आ गए हो, तो अब वहाँ पर बैठ के पिटना और ये कहना कि मैं अब गलत आ गया हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं इससे भाग जाऊँ, अपना साल ज़ाया करूँ, दोबारा अपनी उसी डिग्री में जाऊँ, घर वालों को भी किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करूँ कि ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया, तो ये एक रवैया बेहतर है या उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद चलना शुरू? क्या सजेस्ट क्या करते हैं? नहीं, मैं बच्चों से यही कहूँगा कि टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना। बहुत कंपटीशन है, एक्सपेरिमेंट करने का कोई टाइम नहीं है कि कभी बच्चा BCS कर रहा है, कभी बच्चा MBA कर रहा है, ठीक है ना। ट्रैक चेंज ना करें, ठीक है ना। हाइब्रिड डिग्री में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन सर आपकी भी अगर मैं हाँ मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। आपके अगर मैं एजुकेशन बैकग्राउंड देखूं तो काफ़ी मुझे डाइवर्जेंस नजर आता है। मैं बल्कि वो सामिन से कहूँगा भी कि देखिए मैंने 89 में मैट्रिक किया। अब 89 के बाद जब मैंने FSC पहले प्री इंजीनियरिंग की, ठीक है ना, प्री इंजीनियरिंग के बाद फिर मैं एडिशनल बायो को देके प्री मेडिकल की तरफ आया, डबल FSC होगी। फिर मैंने BSc फिजिक्स डबल मैथ स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने एनिमल हस्बेंड्री में BSc ऑनर कर लिया 5 ईयर का। और फिर आप कंप्यूटर साइंस की तरफ आ गए? फिर कंप्यूटर साइंस, मतलब जिग-जैग चला हूँ मैं। पहले इंजीनियरिंग, तो सर फिर मेडिकल, फिर इंजीनियरिंग। देखिए देखिए मैं बात कर रहा हूँ 30 साल पहले की। अच्छा, 30 साल पहले कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस क्या होगी, ठीक है ना।
तो जो मैंने ट्रैक चेंज किए हैं, ठीक है ना, मैंने इतने साल, उस वक्त मैं ये सोचता था कि शायद ये मैं ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे से ये जो एंटिस का काम लेना था ना, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एंटिस की तैयारी एज सच कोई नहीं करवा रहा है, ठीक है ना, उसकी रीज़न क्या है कि उसके लिए हाइब्रिड नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। नो डाउट आजकल लोग कह रहे हैं कि हाइब्रिड डिग्री, जैसे MBIT, ठीक है ना, मैकाट्रॉनिक्स कि मैकेनिकल, हाइब्रिड डिग्रीज आ रही हैं, नो डाउट आ रही हैं, ठीक है ना, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बायोलॉजी और IT का मिक्सचर, अब वो ट्रेंड आ रहा है वो, लेकिन अपना जो मेन ट्रैक है ना, मेन स्ट्रीम है, उससे ना हटें। जैसे मैंने अगर एक्सपेरिमेंट किए थे तो 30 साल पहले गाइडलाइन भी तो कोई नहीं था ना। तो सर अगर हम इस दौर के हवाले से ये चीज़ देखें तो आपका मशवरा ये है कि एक्सपेरिमेंट ना करें, जिस फील्ड में आ गए हैं उसी को लेकर चलें। उसकी रीज़न पता क्या है, दुनिया में आज सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, कुछ 300 से ऊपर शोबाजात आ चुके हैं डिपार्टमेंट, बड़े फ्लोरिशिंग ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आप जिस ट्रैक पे चढ़ेंगे ना तो अल्लाह ताला देखें, एक अगर आप तकवा करते हैं ना, अल्लाह ताला भरोसा करते हैं, तो अल्लाह ताला उसी स्ट्रीम में आपको इज्जत भी देगा और पैसे भी देगा, सही, ठीक है ना। आप उसको एज ए पैशन तो ले तो सही। जैसे मैं कहता हूँ कि एक बच्चे से कहता हूँ आप जर्नलिज्म कर लो जी, मैस कम्युनिकेशन कर लो, वो कहते हैं साफत, यार ये क्या है। आप देख लें कि शाम को जो एंकर बैठे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो छाए में इस वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया में। मतलब अगर एक बच्चा वो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा है तो उसने फिर वो वर्ल्ड कप तक वो गया है, तो वो देख ले एक वर्ल्ड कप जीतते हैं तो वो जितना एक आम गवर्नमेंट प्राइवेट ने कमाना। इसमें मसला ये है कि गली में क्रिकेट खेल रहे हैं 5000, हाँ, जाते 15 हैं, बिल्कुल। तो वो 15 में आने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो हौसला चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, उसका रास्ता क्या है? नहीं देखिए, वो तो मैंने कहा कि जो आपने डिसिप्लिन चूज कर लिया ना, ठीक है ना, उसके जब दाएं बाएं नहीं देखेंगे ना आप, ठीक है ना, एक स्ट्रीम पे चलेंगे। और मैंने एक और बात आपसे की थी कि अपने डिसिप्लिन के अंदर ना आप सर्टिफिकेशन ना उसका ढेर लगा दें आप, यानी कि अगर आप CS की तरफ है, कंप्यूटर की तरफ है, तो बेशुमार सर्टिफिकेशन हो रही हैं, ठीक है ना। जावा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, MSA, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन हैं, ठीक है ना, OCP हैं, ओरेकल की सर्टिफिकेशन हैं, SAP की हैं। तो अपनी जो मेन डिग्री है ना, उसकी जब सपोर्टिंग चीज़ें देंगे ना, एक तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपका स्किल सेट आप में आएगी, और जब आप CV किसी के सामने रखेंगे ना तो वो फुल अट्रैक्ट होगा और फौरी आपको जॉब हिट करेगी वो। सही, और डिग्री की स्ट्रेंथ बनेगी। सर मैं आपसे नेक्स्ट पूछना चाहता हूँ कि आज के दौर में तालीम और तरबियत, ये दोनों चीज़ें मिला के मैंने नाम लिए, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस हर दौर में रही है, लेकिन आज के दौर में आप क्या समझते हैं कि सिर्फ तालीम लोगों को दी जाए, तरबियत भले ना दी जाए? और जैसे आपने इदारों की बात की कि सिर्फ एक बुक का जो नॉलेज है वो लेके निकलते हैं, वहाँ से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आती। पर्सनालिटी डेवलपमेंट 70% 75% हमें वहाँ से लेनी पड़ती है। तो तालीम और तरबियत आज के दौर में किस जगह पे आप स्टैंड देखते हैं और क्या आप इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर 45 मिनट का लेक्चर है ना, या 1 आवर का है, तो मैं भी पीछे 20 साल से यही टीचर से भी कहता आया हूँ, स्टूडेंट से भी, कि आप कम अज़ कम 10 से 15 मिनट जो है ना, वो बच्चे की जो तरबियत है ना उसके ऊपर लगाएं आप। यानी कि अगर आपने 30 मिनट आपने उसकी एजुकेशन पे लगाए हैं ना, आपने मैथ पढ़ाया है, केमिस्ट्री, बायो, जो भी है, कंप्यूटर साइंस, तो उसके ऊपर 10-15 मिनट लगाएं, उसको बताएं कि टीचर की क्या रिस्पेक्ट है, पेरेंट्स की क्या रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। और इन्हीं चीज़ों से ही आपको कल को जो सक्सेस है वो मिलनी है, इसके ऊपर ही बिल्ड होनी है। और मेरी भी यही रूटीन है कि मैं बच्चे की जो मोटिवेशन है, उसकी जो तरबियत है ना, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जो फोकस करता हूँ, उसको तो कभी नहीं छोड़ना, वरना तो जनरेशन कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, ठीक है ना। सही। अच्छा सर, उसके बाद जो है आपने बात की एज स्कूल में भेजने की, और इस चीज़ को असेस नहीं कर पाते हैं हमारे वालिदैन जो हैं कि किस एज में बच्चे को भेजना है स्कूल में, किस एज से पहले भेजना है, किस एज के बाद भेजना है। तो इसके मतलब भी आपकी स्टडी है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जैन साहब आपने किया है। देखें, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे माशरे में जी। एक का ये है कि बच्चे को पहले मैच्योर होने दो, ठीक है ना, उसके हड्ड पैर निकलने, ग्रोथ हो जाए, जब 5 साल का हो जाए ना फिर भेजें। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि बच्चा 3-3.5 साल प्रे ग्रुप मॉन्टेसरी में जाए और अपने स्टार्ट कर दे कैरियर। इस पर जो हमारी जो वर्किंग अपने बच्चों के ऊपर भी है, हमने ये बच्चे जो उनसे वो किस तरह भेजे। देखें, मैं उन पेरेंट्स को जिनकी ये स्कूल ऑफ थॉट है कि बच्चे की ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना,
वो वेट करते हैं 4 साल का 5 साल का बच्चा बड़ा हो गया जी, ठीक है ना, कद भी निकल गया जी, हट्टा कट्टा भी हो गया। उन पेरेंट्स से ये पूछें कि बच्चे के हाथ में जो आपने मोबाइल दे रखे हैं घर पे, वीडियो गेम दे रखी हैं, वो डोरेमोन के आगे बैठा हुआ 24 घंटे, वो क्या लर्न कर रहा है। देखिए हमारा जो दौर था ना, जब हम थे इन क्लासेस में, तो उस वक्त एक कायदा होता था, सारा साल वही कायदा हम पढ़ते रहते थे। देखो डाकिया आया, साथ अपने खत लाया, वही ख़त्म नहीं होता था। अब ये वो दौर नहीं है, नेट का दौर है, इन्फॉर्मेशन। बच्चा जब 1 क्लास में जाता है तो उसका बैग जो उनसे इतना वजनी होता है कि जब माँ बच्चे के बैग पीछे कंधे पे डालती है ना, तो बच्चा फिजिकल पीछे गिर जाता है। अब वो एक कायदा वाला दौर नहीं है। अगर हम बच्चे को वेट करेंगे ना 5 साल तक, उसके बाद जब स्कूल भेजेंगे, वो तो किसी की बात ही नहीं सुनेगा, वो बदतमीज हो चुका होगा। बच्चे को अब जैसा थोड़ा सा होश आए है, 3.5 साल प्ले ग्रुप भेज दें। अब यहाँ पर एक और अपना गलत कंसेप्ट है। 3.5 साल में इसलिए कह रहा हूँ आइडियल, कि बच्चा जब 3.5 साल जाएगा ना प्ले ग्रुप में, या उसको मॉन्टेसरी कह लो, बच्चा वहाँ पर उस पर बुक्स ना ला दो अभी, ठीक है ना, वहाँ वो ब्लॉक से खेले, टॉय से खेले, ठीक है ना, वो डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करे, टीचर से, ठीक है ना, कैसे खेलना है, कैसे हंसना है, कैसे बोलना है, आना जाना, सिर्फ उसमें कॉन्फिडेंस। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्ले ग्रुप में बच्चा गया, साथ एक पेरेंट चला गया जी कि इसको डायरी तो आपने दी नहीं, अभी तो डायरी आई नहीं है उसकी। तो बच्चा जो उनसे 3.5 साल से 4.5 साल तक उसको स्कूल भेजें, ताकि उसकी तवज्जो बढ़े, और वो जो डोरेमोन इस तरह के जो कार्टून है उससे कंसेप्ट ना ले, वो फैंटेसी में ना जाए। वो सही है, फैंटेसी में ना जाए। चलें जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई सर। और कह लें कि ये एज के हवाले से आपने बड़ा एक अच्छा नॉलेज शेयर कर दिया। अच्छा सर, दूसरा एक परसेप्शन है स्टूडेंट्स के दिमाग में पेरेंट्स के हवाले से, बड़ी गलत फहमी है कि हम पेरेंट्स के लिए कमा रहे हैं, हम पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। उसको आप कैसे डिफेंड करते हैं? ये बहुत बड़ा अलमिया है जैन साहब, यकीन करें। मेरी इंट्रैक्शन है बच्चों के साथ, और मुझे दुख होता है कि बच्चे के जहन में ये होता है कि पेरेंट्स हमें क्यों फोर्स कर रहे हैं, भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कि अब देखें, मेरी एक रफ सी कैलकुलेशन है जैन साहब, कि पेरेंट्स जो उनसे हैं जो बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि उनका ये मकसद नहीं है कि हम उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बेलौस एक प्यार है वालिदैन का, वो सोच भी नहीं सकते उस प्यार को बच्चे जो उनसे हैं। वो तो जब खुद वालिदैन बनते फिर उनको पता चलता है वो बेलौसी क्या है। कि पेरेंट्स का जो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा है एक बच्चे पे उसको ग्रेजुएट बनाने में, वो रफली 1 करोड़, ठीक है ना, 1 करोड़ बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं। इस 1 करोड़ में उसको पैम्पर बांधने से लेके उसको ग्रेजुएट डिग्री लेने तक, उसमें खाना पीना, उसका पेट्रोल, मोबाइल, सारा, किताबें, कापियाँ, सारी फीसें। अब एक बच्चे पे 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, अब उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई परेशानी आ गई है, और वो अपने वाले से ये कह रहा है कि तुसी साढ़े लिए की कितना है। तो उस बच्चे के लिए डूब मरने का मुकाम है, ठीक है ना, कि तुसी साढ़े लिए की कितना है, ठीक है ना। उस बच्चे को पता ही नहीं है, अंदाज़ा नहीं है पीछे कैलकुलेशन का, और वो करके देख ले, वो कल को उसके बच्चे भी पैदा होने हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, जब किसी ग्रेजुएट को अच्छी पोस्ट, वो डीजी बन गया, डायरेक्टर बन गया, वो अच्छी उसकी कोठी बंगले, तो वो ये सोचता है कि जो मेरे बहन भाई हैं ना, ये तो पढ़े नहीं हैं, ये नलायक पांडे थे सारे, ये पीछे रह गए रोज में, अब वो कीड़े मकोड़े हैं। उसको ये सोचना चाहिए कि आज वो जिस पोजीशन पे है ना, वो सिर्फ उनकी दुआओं से है। वो भाई जो खुद तो कुछ नहीं कर सका, उसमें उसके रिसोर्सेज नहीं होंगे ये, लेकिन वो अपने भाई के लिए दुआ करता होगा कि मेरा छोटा भाई जो है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। लेकिन वो भाई क्या सोच रहा है कि मेरे घर में कोई गरीब शख्स आएगा ना, तो वो शायद मेरे से कोई उधार ना मांग ले। वो तो उसके सोचना चाहिए कि जो उसके रिलेटिव में इस पोजीशन पे नहीं है, लोग मिडियाकर हैं, ये लोअर हैं, तो वो मेरा ख्याल उनकी दुआओं से वहाँ पहुँचे हैं। सिर्फ वो यही सोच लेना तो उसका ज़हन चेंज हो जाएगा। सही। तो पेरेंट्स को देखें, जो वालिदैन 5 बच्चों को 10 बच्चों को पाल सकते हैं ना, ठीक है ना, तो वो 2 टाइम की रोटी मियाँ बीवी कमा सकते हैं, उसकी पेंशन लगी हुई है, जो भी है, उसको बच्चों को कोई सैलरी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये उसकी सोच है बच्चे की कि पता नहीं मैं वालिदैन को खिलाऊंगा, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये देख लेंगे कि वालिदैन जो उनसे हैं वो 5 बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन 5 बच्चे मिलके अपने 2 वालिदैन को नहीं संभाल सकते। सही है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वो बेलौस मोहब्बत है, प्यार है उनका, ठीक है ना, और बच्चों को भी वैसे ही रिस्पॉन्स देना चाहिए जैसे वो उनके लिए है। चलें जी, सामीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल हई साहब।
और डिप्टी डायरेक्टर हैं ERP फेस्को कंप्यूटर सेंटर में, और साथ ही साथ ये PhD स्कॉलर हैं। ताजिकिस्तान से अपनी PhD जो है कंप्लीट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और 20 साल का इनका IT की फील्ड में टीचिंग का तजुर्बा है। नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के लिए गाइडलाइनर हैं और ट्रेनर हैं। 15 साल हो गए इनको उसमें ट्रेनिंग देते हुए। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद बातें भी करेंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक खूबसूरत से ट्रैक की जानिब बढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। आप लोगों के मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं 0334 1966 966 पे। व्हाट्सएप पर भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं 0333994954 पे। फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, उसे भी लाइक कीजिए, टफियंस FM 96.6। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेडियो टफियंस FM 96.6, और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपको ज़रूर मिल सकें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रियल सच में है ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर पैसे में कामयाबी होती तो कारून के ख़जाने सबको पता है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा दौलत तो किसी की नहीं हो सकती। बिल्कुल कि ख़जानों की चाबियां ऊँटों पे जाती थी, बर्बाद होगी सारी दौलत उनकी औलादों ने, अगली कौमों ने। जो रियल सक्सेस है वो सिर्फ एक ही चीज़ में है कि अगर आपने इस्लाम दीन को अपना लिया, अपने पेरेंट्स की नाफरमानी नहीं की आपने, और अपने जो शोबे हैं, अपने जो एजुकेशन है, अगर आप सर्विस कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, उससे आप मुखलिस हैं दयानतदारी से, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई आफत आएगी, ठीक है ना। लेकिन लोगों का जो प्राइम मकसद ये होता है कि मैं जिस डिसिप्लिन में हूँ ना, मैं कितना कमाऊँगा, मुझे ये शोबा कितने पैसे देगा, इस तरफ जाऊँगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। कोई ये नहीं देखता कि मैं इस तरफ जाऊँगा तो मुझे इज्जत मिलेगी नहीं मिलेगी। जो रिस्पेक्ट जोन है ना, रिस्पेक्ट वो असल चीज़ है मेरे नज़दीक। और रिस्पेक्ट किस चीज़ में है कि वो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो हम वो आसानियों से हट गए हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ यही है कि हर बंदा सेल्फिश है कि वो अपने लिए सब कुछ कर रहा है, दूसरों के लिए कुछ नहीं सोच रहा। और ये छोटी छोटी जो मतलब सदका देना, किसी की हेल्प करना, मदद करना, ये आपके लिए एक एंटी वायरस का काम कर रहा होता है, फायर वॉल का। जब आप दुआएं इकट्ठी करेंगे लोगों से, मैं अपने बच्चों से साफ कहता हूँ कि आज आप जिस मुकाम पे जा रहे हो तो इसके पीछे हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि आप बड़े लायक हैं, ये हैं, इसके पीछे दुआएं हैं, ठीक है ना। वालदैन की दुआएं हैं, उनकी दादी माँ हैं, ठीक है ना, मिसेज़ हैं, वो दिन रात मेहनत कर रही हैं उनके लिए। तो अगर आपके वालदैन आपके साथ जो उनसा हैं दुआओं में शामिल, तो कोई चीज़ नहीं है जो आपको नाकामी की तरफ ले जाए। सही। अच्छा, सेल्फिश की आपने बात की तो सवाल भी हमारे पास, और वकार इस्लाम है, उन्होंने बात की कि सेल्फिश नहीं बनने देना चाहिए। तो सर सेल्फिश नहीं बनने देना, इसके क्या तरीक़ेकार हैं, बच्चे को किस तरह से लेके चल सकते हैं? वकार साहब का शुक्रिया कि उन्होंने सवाल किया। पहले हम ये देखें कि सेल्फिश की डेफिनेशन क्या है ना, सेल्फिश क्या चीज़ है। सेल्फिश का मतलब ये होता है कि वो बच्चा, ठीक है ना, वो शख्स जो उनसा है हर वक्त अपने महवर के गिर्द रहता है। उसको ये पता कि इस काम में मेरा नुकसान है, इस काम में मेरा फ़ायदा है, इस काम में मेरा नुकसान है, इस काम में। उसने ये नहीं देखना कि मैंने ये बात किसी से करने की उसका नुकसान क्या है, ठीक है ना। और इसमें जो पेरेंट्स है ना, मैंने वो पहले भी बात की थी, पेरेंट्स को बड़ा मुहतात होना है कि पेरेंट्स के देखिए घर में झगड़े होते हैं तो अव्वल तो नहीं करने चाहिए, अगर होते भी हैं ना तो बच्चों को हाइड रखें उस चीज़ से, अपने जो फैमिली टेंशन है, मसले हैं ना, क्योंकि बच्चा इतना हसास है कि वो जो स्टडी कर रहा है, अगर आपकी लड़ाई झगड़ा उसने एक दिन देख लिया ना तो एक महीना तक उसके वो दिमाग में फ़िल्म चलनी है वो, तो उसने क्या आपको प्रोग्रेस देनी है, ठीक है ना। और दूसरी जो मैंने बात की थी कि बच्चे के जीन्स में राइट कर दें, DNA में क्या है कि बेटा तुमने आज किसी की हेल्प की, ठीक है ना,
तो ये जो उसके एक टपका गिरेगा ना पानी की तरह उसके अंदर, मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता कल को वो सेल्फिश बने वो, ठीक है ना। कल को वो डॉक्टर भी बनेगा, इंशाल्लाह इंजीनियर बनेगा, उसको ना फोर्स करें कि तुमने टॉप ही करना है। देखिए जो फर्स्ट 10 बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट 10 या फर्स्ट मेरे नज़दीक फर्स्ट 20 बच्चे भी होते हैं, वो टॉपर ही हैं सारे। वो 0.5 0.1 से ऊपर नीचे जा रहे हैं तो हम बच्चों को जनाब ये लिताड़ देते हैं, जनाब ये सारी उसकी केक राई की ना, ये गलत बात है। अगर बच्चा परफॉर्म कर रहा है टॉप 15 में, 10 में, 20 में, तो ठीक है, वो कल को डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन बच्चे को ये जिच कर देना कि तुमने जनाब टॉप करना है, तुमने रेस में आगे निकल जाना है, तो वो रेस मैंने पहले बताया था, रेस इंसानों की तो होती नहीं, बिल्कुल जी। वो तो रेस जानवरों की है। अच्छा सर, नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, एक कह लो कि प्री मेडिकल, DVMD, फार्मेसी, प्री इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके लिए आगे क्या क्या फील्ड्स हैं, इनके लिए आगे क्या काउंसलिंग है? देखिए मसला पता क्या है बेटा, जब हम बच्चे के जहन में ये डाल देते हैं ना कि तुमने बस UET, ठीक है ना, तुमने PMC, तुमने फ़लाँ मेडिकल कॉलेज फ़लाँ, इससे नहीं हटना, तो वो बच्चे के जब ख्वाब टूटते हैं ना, तो फिर वो फिर प्रॉब्लम बनते हैं। बच्चे को स्टैंड बाय पहले 3-4 यूनिवर्सिटियाँ रखें कि बेटा कोई मसला नहीं है, अगर यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, आपका कैरियर तबाह नहीं होगा। लेकिन जब बच्चे के आप सामने हमने ऑप्शन ही एक रखा हुआ है, पैदा होने से लेके ग्रेजुएट तक एक ही उसको बताया रखा है, बस ये मोमबत्ती जल रही है, ये तुमने जलाए रखना है, ये बुझा देनी है, वहाँ से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बच्चे के लिए स्टैंड बाय 3-4 ऑप्शन रखें कि कोई मसला बन सकता है। मैंने बड़े बड़े टॉपर देखे हैं, वो FSC में बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है ना, कि 1050 मार्क्स आ रहे हैं FSC में, लेकिन जब एंट्री टेस्ट हुआ है MD कैट का, कैट का, उसमें बच्चा कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है ना। अब उसकी एक दहशत है टेस्ट की, ठीक है ना, लेकिन वो जब हुआ है तो साथ ही फिर पेरेंट्स उस पर चढ़े जाते हैं, तो फिर वो बच्चे का जो कैरियर है वो तबाह हो जाता है। तो मैंने जैसे बताया था कि अब 100 फील्ड हैं और सारी जो सी हैं लेटेस्ट फील्ड हैं, हर बच्चे हर सब्जेक्ट में जाके वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अपना कैरियर सेट कर सकता है। सही। तो वो काइंडली वो जो 2-3 फील्ड की तरफ रहना, मेरा नहीं ख्याल कि वो जस्टिफाई है, बच्चों को ओपन थोड़ा सा करना चाहिए, वो आगे भी निकलें। सही। अच्छा सर, आजकल की जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया है और डिफरेंट तरह की बच्चों को अपने पाथ में, करियर में डिस्ट्रैक्शंस मिल जाती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए इसमें तो देयर इज़ नॉट टू ओपिनियंस कि हमने भी यही किया अपने बच्चों के साथ भी, कि FSC से पहले तक मोबाइल बिल्कुल, और हम मोबाइल क्यों देते हैं कि बच्चा स्कूल कॉलेज गया है, चलो जिससे कम्युनिकेशन रहेगी, तो क्या कर रहा है, कब आना है, ड्राइवर को फ़ोन करना है, ये सिर्फ लॉलीपॉप है बच्चों के, बता रहा हूँ मैं पेरेंट्स को, कि हमने सिर्फ कम्युनिकेशन करनी है, ड्राइवर आया या नहीं आया है। FSC तक बिल्कुल अवॉइड करें मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है ना, ऐसा शैतानी चरखा है कि अब मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया है, ठीक है ना, एक क्लिक के ऊपर वो कहीं से कहीं जा सकता है। तो मोबाइल तो पॉइजन है बच्चे के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मैं बिल्कुल उस पर, और इवन के जो बाइक भी है, मोटरसाइकिल भी है, ठीक है ना, अगर कन्वेंस का इशू है चले वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कन्वेंस का इशू नहीं है तो बच्चों को बाइक बना दें। कि आजकल देख रहे हैं रोड पे 1 व्हीलिंग हो रही है, स्पीड है, ठीक है, रोज़ हादसा हो रहे हैं स्टूडेंट के साथ, तो मैं वो भी एडवाइस नहीं करूँगा। इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखें, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट विल बी डिफरेंट। सही। अच्छा सर, आजकल होता ये है कि पर्सनल यूज़ के लिए तो मोबाइल नहीं देते बच्चों को, लेकिन जो 5 क्लास तक बच्चे हैं, 2 क्लास तक, उनको वैसे ही दिल बहलाने के लिए, या घर में बोर हो रहा है या बाहर नहीं जा पा रहा, रात है, तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो नहीं बिल्कुल मैं वो भी एडवाइस नहीं करूँगा। देखिए वो जो दिल बहलाने के लिए है ना, वो फिर ऐसा चरखा लगता है, उसको शौक लगता है, फिर वो आप उससे बच नहीं सकते हो। देखिए बच्चे की टाइमिंग मदर ने सेट की हुई है कि इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे आपने ट्यूशन लेनी है, इस टाइम पे स्कूल जाना है, इस टाइम पे रेस्ट करना है। ये 2 घंटे आपकी टीवी के लिए हैं, इस पर कार्टून देखो, मूवीज़ देखो, जो भी है वो भी पास बैठ के पेरेंट्स साथ बैठे हों। अगर उसे नेट भी यूज़ करना है स्टडी पर्पज़ के लिए, FSC में नेट यूज़ कर सकते हैं हेल्प के लिए, यूट्यूब वगैरह, लेकिन वो ओपन एरिया में हो, उसका कोई बेडरूम ना हो जहाँ पर वो, ठीक है ना, तन्हाई ना हो वहाँ पर, अगर उसे नेट भी यूज़ करना है। बी केयरफुल जो है, ये बड़ी सेंसिटिव मैं बात कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कि जो यंग बच्चे हैं FSC में, उनको जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो 24 आवर ना दें, उसका टाइम सेट करें कि बेटा अगर आपने फिज़िक्स की हेल्प लेनी है, ठीक है ना, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ, कंप्यूटर की, तो ये ओपन एरिया है, ठीक है ना, टीवी लॉन है, ठीक है ना, कहीं है,
तो जब एक्सेस हो पेरेंट्स की, उसको हाइड ना करें चीज़ों को। सही। अच्छा सर, हमारे सुनने वालों के लिए अब काइंडली, हमारे यूथ के लिए अपना फाइनल एसेंस मैसेज जो है वो काइंडली ज़रूर दें लास्ट पे, ताकि एसेंस जो मैसेज है आपके पूरी गुफ्तगू का और आपकी ज़िंदगी का जो निचोड़ है, जो एसेंस है, जो आप देना चाहते हैं हमारे सुनने वालों को, प्लीज़। देखिए, मैं यही लास्ट पे कहूँगा कि FM 96.6 के फोरम से कि बी केयरफुल, आगे जो फ्यूचर है वो बहुत टफ़ है, बहुत कंपटीशन है। जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, वो एक एक लम्हा ज़ाया ना करें, ठीक है ना। अपने ये जो IT के गैजेट्स हैं, ठीक है ना, इससे अवॉइड करें आप लोग, ठीक है। अपना टाइम शेड्यूल बनाएं, ठीक है ना। कम से कम आपकी जो स्टडी है 24 आवर में वो 8 to 10 आवर्स की होनी चाहिए। 8 से 10 घंटे अगर आप स्टडी करें ऑन एन एवरेज, तो कोई वजह नहीं है कि आप टॉप लाइन में ना हो, आपको जॉब टाइम पे ना मिले, ठीक है ना, आपका फ्यूचर सेट ना हो, ठीक है ना। और सबसे जो अहम चीज़ है, ठीक है ना, कि अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की, ठीक है ना, उनकी रिस्पेक्ट, और अपने जो रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, उनका ख्याल रखना, उनकी हेल्प करना। ये चीज़ें आप में एक ऐसा खूबसूरत जो सा वो बुके बनाएंगे आपके अंदर, ठीक है ना, जो हमेशा महकता रहेगा। सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सामिन हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल हई साहब, और अगर मैं बात करूं इनके डेजिग्नेशन की, तो डिप्टी डायरेक्टर हैं ERP फेस्को कंप्यूटर सेंटर के, और साथ ही साथ PhD स्कॉलर जो हैं ताजिकिस्तान से PhD मुकम्मल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। 20 साल से IT की फील्ड से टीचिंग का इनका ताल्लुक़ है, और नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के लिए भी ट्रेनिंग का 15 साल से ये अपनी ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं। सामिन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, जाने की इजाज़त दें। होप्स हो आपने इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे नए गेस्ट के साथ और नए पॉइंट्स के साथ, नए टॉपिक्स का, कुछ आपके सवालात के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के पान।